नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीट, सीटेट और भी अन्य जो टेट है जिनमें संस्कृत लैंग्वेज आप यूज़ लेते हो, तो उसमें यहाँ पे आपकी रीट सीटेट की बात करूँ दोनों लेवल में होती है। तो उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न देखेंगे मित्रों, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जिन छात्रों को अब सरल लग रहे हैं प्रश्न, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आएंगे नहीं, क्योंकि लेवल इतना ही है, ये लेवल के ही प्रश्न है, सिलेबस के ही प्रश्न है ना। सरल लग रहे हैं क्योंकि आपकी लंबी तैयारी हो चुकी है ना, इसलिए। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है मित्रों, परिप्रच्छा आधारितम अधिगमनम। मित्रों पहला प्रश्न है कि जो परिप्रच्छा आधारित अधिगमन क्या है ना। जो परिप्रच्छा आधारित अधिगमन क्या है, परिप्रच्छा क्या होती है। देखिए मित्रों, मुख्य रूप से ये जो परिप्रच्छा है वो 6 से 8 वालों के लिए यानी लेवल 2 में जो एसएसटी है मित्रों, ठीक है, उस एसएसटी में एक टॉपिक आया हुआ है परिप्रच्छा। इस परिप्रच्छा जो रिचर्ड सकवाब ने दी थी, ठीक है, सचमेन ने, रिचर्ड जो सकमेन या सचमेन नाम आता उन्होंने दी थी, और जो सकवाब थे उन्होंने जैविक परिप्रच्छा दी थी, ठीक है। तो ये अधिगमन है यानी परिप्रच्छा आधारित सीखना क्या होता है। परिप्रच्छा है क्या मित्रों, परिप्रच्छा नाम से पता चलता है, यानी इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है मित्रों, प्रश्न पूछना ना, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। छात्र क्या करते हैं मित्रों, इसमें प्रश्न पूछते हैं छात्र, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, तो लिखा है कि छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरित, छात्र प्रश्नों को पूछने के लिए प्रेरित होते हैं, ये कथन सही है। आगे लिखा है केवलम शांत छात्रान प्रेरित, कि इसमें केवल जो शांत छात्र बैठे हैं, जो चुपचाप बैठे हैं, उनको प्रेरित किया जाता है, गलत है। पहली बात तो केवल नेगेटिव है, सेट ऑप्शन है ना। शांत छात्रों को प्रेरित किया जाता है, ये नहीं है। फिर है कि छात्रों का चिंतनात्मक प्रोत्साहन नहीं होता है ना। तो देखिए छात्र जब प्रश्न पूछेंगे तो सोच कर ही तो पूछेंगे, चिंतन करके ही तो पूछेंगे। यहाँ पे ने आ गया इसलिए ये विकल्प भी हट जाएगा, ये तो चीज़ होती है, जबकि यहाँ कह रहा नहीं होती, तो इस विकल्प को हटाना पड़ेगा। अगला है कि छात्रों का रचनात्मक चिंतन। अब देखिए छात्र जब प्रश्न पूछने लगते हैं, इसका मतलब उनमें सृजनात्मकता हो चुकी है, डेवलप है ना, विकसित हो चुकी है उनमें, तो रचनात्मकता चिंतन है वो तो डेवलप हो चुकी है। यहाँ लिखा है कि वो पोषित नहीं है, विकसित नहीं हो रही, तो ये भी क्या है, नए आने के कारण ये भी विकल्प हटाना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प हट गया, इसका मतलब पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है, छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरित, यानी जो छात्र है प्रश्नों को पूछने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों, कक्षा याम अध्यापन समय शिक्षकः कुत्र ध्यानम कुर्यु, कि कक्षा में जो अध्यापन के समय शिक्षकों का कहाँ पर ध्यान होना चाहिए, कहाँ पर ध्यान किया जाना चाहिए ना। शिक्षकों का ध्यान कहाँ पर है, जब कक्षा में अध्यापन चल रहा है, वो पढ़ा रहा है तब। विषय पर है, अब देखिए केवल विषय पर है ना, तो ये मैं हटा दूंगा, है ना। मंदबुद्धि छात्र, केवल जो मंदबुद्धि छात्र हैं उन पर है, ये भी गलत है ना। श्यामपट पे, अब श्यामपट पे केवल श्यामपट पे ध्यान रखेगा तो पीछे क्या हो रहा है ये तो पता ही नहीं चलेगा शिक्षक को। लिखा है कि सर्वेष्वपि छात्रेषु, मित्रों सभी छात्रों में होना चाहिए, ये सही है ना, सभी छात्रों पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि विषय को तो देखिए शिक्षक टैकल करेगा, शिक्षक हैंडल करेगा, विषय तो वो पढ़ा रहा है, श्यामपट का यूज़ भी कर लेगा, लेकिन कब, जब सभी छात्रों पर ध्यान होगा। कि कुछ छात्र है जो क्या तो शरारत होते हैं, वो शरारती नहीं कर रहे हैं, कुछ पढ़ने में ध्यान दे रहे कि नहीं रहे, तो सभी छात्रों पर ध्यान कक्षा अध्यापन के समय शिक्षकों का होना चाहिए। मित्रों अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें विकल्प नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए मित्रों एक और बात बता देता हूँ कि देखिए अब तक जो जितने भी अपने रीट के जो पिछले पेपर हो रखे हैं वो देख लेना ना, उनमें इसी लेवल के प्रश्न आ रखे हैं, तो वापस इसी लेवल के प्रश्न आएंगे ना। एक ये आपकी भ्रांति हो चुकी है कि अब ना टफ लेवल के आएंगे, हार्ड लेवल के आएंगे ना। हार्ड लेवल के ये कोई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम नहीं है, इसलिए ज़्यादा हार्ड लेवल के भी नहीं आएंगे, अपने जो लेवल है उसी हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो यही जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि छात्राणाम कृते हैं, छात्रों का बाल साहित्य नाम चयन समय भवद दृष्टिया किम अनावश्यकम। लिखा है कि छात्रों के लिए जब बाल साहित्य का चयन करते हैं
बाल साहित्य यानी कि छात्रों के पढ़ने के लिए आता है। बाल साहित्य यानी कहने का मतलब एक पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु कहता हूँ ना, कह सकता हूँ। उसका जब चयन करते हैं मित्रों तो भवद यानी आपकी दृष्टि से क्या अनावश्यक है, यानी क्या कौन सा आवश्यक नहीं है। तो देखिए, छात्राणाम वय है रुचि चे, बिल्कुल सही है। छात्रों की वय यानी कि उम्र और रुचि होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ये सबसे प्रमुख गुण है। एक तो छात्रों की वय है यानी उम्र, एक तो छात्रों की आयु, है ना। अब जैसे बालक है, मान लीजिए चौथी कक्षा में पढ़ रहा है, कितने साल का है, 9 वर्ष का है, ठीक है। लेकिन उसको हम मैटर दे रहे हैं, बाल साहित्य दे रहे हैं 6वीं कक्षा का, यानी 11 साल का होगा तब ये इसमें दे रहे हैं, तो यह चीज़ गलत है। यानी कि उम्र का भी ध्यान होना चाहिए, दूसरी रुचि का भी ध्यान होना चाहिए। तो ये तो क्या है, ये तो अनावश्यक, ये आवश्यक है। विषय की बात करूँ, विषय का बिल्कुल सही, बाल साहित्य पर चयन उसी विषय का होना चाहिए जिसमें बालकों की रुचि है। चित्र बिल्कुल सही है ना। बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान चित्रों का होता है। बाल साहित्य में जो बालक साहित्य को पढ़ेंगे, चित्रों से क्या होता है, आकर्षण होता है ना, और चित्र से आसानी से समझा जा सकता है ना, और रुचि बढ़ती है। मेन चीज़ तो ये तो चित्र भी है ना। मुद्रण गुणवत्ता हो सकती है ना, लेकिन इन तीन जो विकल्प है, जो पहला, दूसरा और चौथा, इनकी बजाय ये तीसरा इतना आवश्यक नहीं है। अनावश्यक पूछा ना तो ये अनावश्यक हो जाता है। मित्रों, प्रश्न संख्या जो 3 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4, प्रत्यक्ष विधो किम न क्रियते। प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड बोलते हैं मित्रों, जिसको डायरेक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं निर्बाध पद्धति, निर्बाध विधि, बिना किसी बाधा के, जिसे बोलते हैं आसानी से पढ़ी जाने वाली सुगम पद्धति, ये इसके अन्य नाम है ना। प्रत्यक्ष विधि की मुख्य चीज़ एक ही है, क्या है, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, सीधा टू सीधा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। कैसे, माध्यम में पढ़ना। मूल चीज़ इसकी क्या है, माध्यम से माध्यम में पढ़ना। जैसे ये हम संस्कृत पढ़ते हैं तो इसको मैं संस्कृत में ही वापस सारा का सारा बखान में इसका जो वाचन करूँगा संस्कृत में करूँगा। संस्कृत को संस्कृत माध्यम से ही पढ़ना, कहने का मतलब संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत स्कूल में पढ़ो ना। कहते ना इंग्लिश मीडियम, वहाँ इंग्लिश चलती है, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, वैसे मीडियम होना चाहिए ना, वो माध्यम है वो होना चाहिए, वही प्रत्यक्ष विधि है। तो लिखा है प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है, मातृभाषा का प्रयोग, पुस्तक का प्रयोग, व्याकरण शिक्षण या दृश्य श्रव्य साधन। देखिए दृश्य श्रव्य, जो दृश्य श्रव्य साधन प्रयोग है या अधिगम शिक्षण सामग्री, तो ये किसी भी विधि में प्रयुक्त हो सकती है। व्याकरण भी आ सकता है इस प्रत्यक्ष विधि में, क्योंकि संस्कृत पढ़ाएंगे तो संस्कृत में व्याकरण आएगा। पुस्तक का प्रयोग भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मातृभाषा का इसमें प्रयोग क्या है, वर्जित है, मना किया हुआ है ना। इसमें मातृभाषा के माध्यम से सिखाते हो वो गलत है ना, वो इसमें नहीं है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 4 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर आपके 1 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के लिए। प्रश्न संख्या 5 मित्रों, अर्थ ग्रहणार्थम सर्वाधिक है उपयुक्त है पठनम भवति, कि अर्थ ग्रहण में सर्वाधिक उपयुक्त पठन कौन सा है। अर्थ ग्रहण में सर्वाधिक उपयुक्त पठन कौन सा ना। अर्थ ग्रहण, अर्थ को क्या करना है, ग्रहण करना है ना। तो देखिए चित्र को पढ़ के अर्थ ग्रहण, अब चित्र को पढ़ के देखिए छोटे बालक है वो अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते ना, तो इस विकल्प को हटा दो, ठीक है। और बड़ी क्लासों में ज़्यादा चित्र चलते नहीं। फिर आ जाता है शब्द पठन, शब्द को पढ़ के ही, तो ये भी गलत है ना, क्योंकि एक छोटे से जैसे ये शब्द है सर्वाधिक, अब सर्वाधिक से कितना अर्थ निकालोगे आप, सबसे अधिक वो चीज़ क्या है, नहीं, तो शब्द पठन नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसको बेटा दूंगा मैं। शेषवर पठन, अब शेषवर पठन में अर्थ ग्रहण नहीं होता है। शेषवर पठन क्या है, जिसे लय ताल गति अति के साथ पढ़े, उसका मुख्य उद्देश्य है मित्रों आनंद लेना, है ना, आनंद की अनुभूति करना, उसका मुख्य उद्देश्य अर्थ ग्रहण नहीं। हमें अर्थ ग्रहण चाहिए, अर्थ ग्रहण का मतलब मौन पठनम हो जाएगा मित्रों, यानी कि जो लिखित विषय वस्तु है मित्रों, उसको नेत्रों से जल्दी जल्दी देखना और मस्तिष्क में जल्दी जल्दी अर्थ ग्रहण करना बिना किसी आवाज़ के, वो होता है मौन पठनम। तो इसमें अर्थ ग्रहण किया जाता है सर्वाधिक। प्रश्न संख्या जो 5 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 मित्रों, मुख्य रूपेण यानी मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यम या अस्ति, है ना, कि मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है,
देखिए, संस्कृत साहित्य की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति प्रचार, भारतीय संस्कृति का प्रचार करना ज़्यादा से ज़्यादा, संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना, यज्ञ संपादन। देखिए, ये एक विकल्प हटा दो, बाकी तीनों विकल्प आपको लग रहे हैं कि भाई संस्कृत साहित्य की रक्षा ये भी है उद्देश्य ना, और भारतीय संस्कृति का प्रचार ये भी है, संस्कृत भाषा दक्षता। लेकिन लिखा है इन तीनों में भी हमें उत्तर कितना चाहिए, हमें उत्तर एक चाहिए मित्रों ना। अगर हमें पूछे कौन कौन से उद्देश्य तो हम तीनों बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक उत्तर चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मित्रों, या निश्चित उत्तर होगा इसका, है ना। तो सबसे ज़्यादा संस्कृत साहित्य की रक्षा करना या भारतीय संस्कृति का प्रचार करना नहीं है, संस्कृत साहित्य का मुख्य रूप से उद्देश्य हो जाता है संस्कृत भाषा की जो दक्षता है, यानी कि संस्कृत भाषा के जो कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, है ना, सुबोपली, इन कौशलों की क्या करना, इनका ज्ञान देना छात्रों को, भाषा के जो तत्व है, शब्द है, ध्वनि है, विभेद चीज़ें है ना, उनका ज्ञान करना, है ना, संप्रेषण उपगम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में विकसित करना, ये होती है मित्रों संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना, ये मुख्य रूप से संस्कृत का मूल उद्देश्य है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7, पाठ्य वस्तु निहित, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 7 कि पाठ्य वस्तु निहित विभिन्न शब्दानाम सहायेन नूतनानाम अपरिचितानाम शब्दानाम अर्थ ज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधा, कि पाठ्य वस्तु में जो निहित विभिन्न शब्द आ रखे, हम पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हैं, जैसा भी ये प्रश्न पढ़ रहे, इसमें विभिन्न शब्द आ रखे, यही ले लो, ठीक है, उनकी सहायता से हम नूतना नाम, नए शब्द, अपरिचित जिनसे हम अपरिचित जानकार नहीं है, उन शब्दों को अर्थ ज्ञान की जो प्रक्रिया, उन शब्दों का अर्थ ज्ञान, जिन शब्दों को हम नहीं जानते, अपरिचित है, जो शब्द हमारे लिए नए हैं, उनको अर्थ ज्ञान प्रक्रिया करना मित्रों, ये किस कौशल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा, ठीक है। तो अर्थ ज्ञान प्रक्रिया मुख्य रूप से जब भी आप अर्थ ज्ञान शब्द देखते हो हिंदी या संस्कृत इंग्लिश में, तो आपको बता दूं मैं टीचिंग में, तो अर्थ ज्ञान शब्द देखते हो वो एक ही शब्द से जुड़ा है, पठन से, है ना। पढ़ना किसे कहते हैं, जिस भी चीज़ को पढ़े उसको अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ पढ़े, वो पढ़ना कहलाता है ना। जब हम उन शब्दों को, नए शब्दों को पढ़ेंगे तभी तो अर्थ ज्ञान करेंगे ना। तो सुनना, बोलना या फिर लिखना नहीं होगा मित्रों, वो पढ़ना होगा, यानी उन, यहाँ लिखा है पाठ्य पुस्तक में निहित जो विभिन्न शब्द है उनकी सहायता से, जो नए शब्द है, जो अपरिचित शब्द है मित्रों, उनका क्या करना, अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया, है ना, अर्थ ग्रहण करना, वो क्या है मित्रों, वो पठन कहलाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के लिए। प्रश्न संख्या 8, गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य है अस्ति, कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो गृह कार्य होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों। छात्राः गृहे नवीन पाठान पठितुम रुचिम प्रदर्शयेयुः, कि छात्र घर में नवीन जो पाठ है उनको पढ़कर रुचि प्रदर्शित करते हैं उनमें। घर पे नवीन पाठ पढ़कर उनमें रुचि प्रदर्शित करने के लिए गृह कार्य सुनना ही, क्योंकि कमजोर छात्रों को गृह कार्य अच्छा नहीं लगता तो उनकी रुचि नहीं होती। अभिभावक जानियु यत् छात्रा विद्यालय किम पढ़ती, क्या इस गृह कार्य देने से अभिभावक जानते हैं कि छात्र ने विद्यालय में क्या क्या पढ़ा है, तो ये गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पढ़ने में छात्र की रुचि बढ़ती है, ये तो वही वापस हो गया पहले वाला विकल्प भी, क्या कह रहा है कि रुचि बढ़ती है पढ़ने से ना, गृह कार्य देने से नहीं बढ़ती ना। कभी कभार कुछ छात्रों को ये बोझ लगता है गृह कार्य। मित्रों सीधा सा उद्देश्य है कि पठित पाठान, जो भी उन्होंने कक्षा में पढ़ा, अधिकृत्य उसी पे आधारित अभ्यासम कुर्यु, उसके जो पीछे जो प्रश्न आ रखे ना वो गृह कार्य में दिए जाते हैं ना, वो जो अभ्यास होता है उसका ना दोहरान होता है, अभ्यास किया जाता है मित्रों वो। तो दोस्तों जो प्रश्न संख्या 8 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 के लिए। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखितेषु निम्न में से संस्कृत कथा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति, क्या कहा है कि निम्न में से संस्कृत में कथा शिक्षण यानी जो कहानी शिक्षण है ना, कथा शिक्षण मित्रों मतलब क्या होता है, जो कहानी शिक्षण है इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। समय यापन करना, समय बिताना, मनोरंजन करना, कल्पना शक्ति का विकास, चरित्र निर्माण। मुख्य रूप से आप एक तो देखो मैं कथा शिक्षण या कहानी शिक्षण का मुख्य रूप से उद्देश्य बताऊं, अगर वो तो है मित्रों, अगर मुख्य रूप से पूछे कौन सा है, यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, मुख्य रूप से कौन सा है वो तो हो जाएगा कल्पना शक्ति का विकास करना, ठीक है, याद रखना। ये तो मित्रों मुख्य उद्देश्य है। सर्वाधिक मुख्य उद्देश्य क्या है,
कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता शक्ति उसके बाद आती है, इनको डेवलप करना। ठीक है, यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, तो देखिए कल्पना शक्ति का विकास होता है, एक कहानी को सुन लिया फिर वो और कहानियाँ सोचता रहेगा, है ना, यानी कल्पना करेगा, तो ये उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा कहानियों में मनोरंजन होता है, बिल्कुल सही है ना, मनोरंजन आता है ना तभी सुनते हैं बच्चे ना, और कहते हैं कि हमें कहानी सुनाओ। चरित्र निर्माण बिल्कुल सही, अच्छी कहानी सुनोगे, जैसे महापुरुषों के जीवन से संबंध से सुनोगे ना, राणा प्रताप की जो वीरता की सुनोगे, लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनोगे, है ना, किसी की दानदारता का, आप दानशीलता की कहानियाँ सुनोगे तो उससे क्या अच्छा चरित्र बनेगा अपना, है ना। उनको हम अपने जीवन में बच्चे उतारने का प्रयास करेंगे, वैसा बनने का प्रयास करेंगे, आत्मसातीकरण करने का प्रयास करेंगे मित्रों, जिसे तादात्म्यकरण कहते हैं मनोविज्ञान में, उसका प्रयास करेंगे। ये चरित्र निर्माण होता है, यानी कि अच्छी सद्वर्तियों का विकास होता है, अच्छा अपना चरित्र बनता, तो ये भी इसका उद्देश्य है। लेकिन कहानियों के माध्यम से समय व्यतीत करना ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 9 है वहाँ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 के लिए। प्रश्न संख्या 10 है छात्राः कम गुणम वीक्ष्य अध्यापकम समानयन्ति, कि छात्र है किस गुण को वीक्षण देख कर, निरीक्षण करके किस गुण को देख कर अध्यापक का सम्मान करते हैं। छात्र किस गुण को देख कर, है ना, अध्यापक का सम्मान करते हैं, ये पूछा है मित्रों। किस गुण को देख कर अध्यापकों का सम्मान करते हैं? समय पालनम, कर्तव्यनिष्ठाम, सर्वदा क्रीडार्थम यह प्रेषयति, या निष्पक्ष व्यवहार है। देखिए मित्रों, समय का पालन होना, तो इस हिसाब से छात्र उनका सम्मान करते हैं, जब नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा शिक्षक जो हमेशा खिलाने को ही प्रेषित करे ना, तो कुछ प्रतिभाशाली छात्र होते हैं ना, वो कहते हैं पढ़ाया ही नहीं आज तो सर ने ना, खिलाते रहते हैं सारा दिन, यहाँ पर ये विकल्प गलत हो जाएगा ना। लेकिन जिनकी खेल में रुचि है वो तो कहेंगे हाँ अच्छा है खिलाओ, है ना। लेकिन जो प्रतिभाशाली छात्र है वो वहाँ पे बिल्कुल आलोचना करेंगे ऐसे शिक्षक, है ना। फिर है कर्तव्य निष्ठाम या निष्पक्ष व्यवहार, दो ही विकल्प बचे हैं, दोनों ही आपके यहाँ पे भ्रमित करने वाले उत्तर हैं। ठीक है, आपको एक उत्तर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए कर्तव्य निष्ठा हो सकती है ना, कि जैसे कर्तव्य निष्ठा उसके जो कार्य है उनकी पालना करना ना, तो उसके जो क्या क्या कार्य है, इसके बहुत से कार्य ना, तो वो कार्य अगर करेगा तो उसका जो स्टाफ होगा, उसका प्रिंसिपल होगा, वो उसका सम्मान कर सकते हैं ना। बच्चे उन कार्यों को नहीं जानते। लेकिन निष्पक्ष व्यवहार, ऐसा शिक्षक जो सभी के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करे, जो प्रतिभाशाली छात्रों को भी पसंद करे, जो मंदबुद्धि छात्रों को भी पसंद करे, सामान्य छात्रों को भी सिखाए, जो सभी छात्रों पर व्यक्तिगत तरीके से ध्यान दे, अच्छी प्रकार से उनसे बातें करे, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, है ना, ऐसा शिक्षक वो होता है निष्पक्ष व्यवहार। जो जैसे किसी खुद जाति का है, उन जाति के बालकों को पसंद करे, वैसा नहीं, है ना। जातिवाद ना हो, भेदभाव नहीं हो, है ना, बिना किसी पक्ष का व्यवहार करें मित्रों, वो शिक्षक, है ना, उस शिक्षक को देखकर छात्र सम्मान करते हैं उसका। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 10 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वें में। यदि छात्र है उत्तरम न ददाति, यदि छात्र उत्तर नहीं देता, यदि छात्र किसी प्रश्न का मित्रों उत्तर नहीं देता तो क्या करना चाहिए? स्वयं उत्तरे, शिक्षक को खुद उत्तर देना चाहिए? नहीं। दंडम दज्जात, दंड देना चाहिए? दंड तो बिल्कुल नहीं है, इसे तो हटा ही दो, है ना, क्रॉस। अन्य पृष्ठव्या, अगर इस प्रश्न का एक का उत्तर नहीं आया तो क्या आगे दूसरे में जाए? ये भी गलत, है ना। तो अन्य पृष्ठव्या ये भी गलत। एक कारणम अन्वेषणीयम, कारण की खोज करो, क्यों नहीं बताया, क्या उसको आ नहीं रहा, यानी पहले निदान पता लगाओ कमी क्या है, और फिर उसका उपचार करो मित्रों, है ना, फिर उसका उपचार करो, है ना, पहले निदान का पता लगाओ, कारण पता कीजिए मित्रों। अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वें की तरफ। प्रश्न संख्या 12वां, अन्य भाषाणां माध्यमेन विना संस्कृत शिक्षणम कस्मिन् विधे अस्ति, अन्य भाषा के माध्यम के बिना, अन्य भाषा माध्यम नहीं होने चाहिए, इसके बिना ही संस्कृत शिक्षण करवाया जाता है, ये कौन सी विधि है? पहले पढ़ चुके हैं प्रश्न में इसी वीडियो में। व्याकरण अनुवाद विधि, ये तो भंडारकर विधि है, इसमें तो बिल्कुल दो विधियों का क्या होता है, इसमें दोनों विधियों का अनुवाद तुलना की जाती है, एक विधि की सहायता से सिखाया जाता है। इसमें तो माध्यम होता है, मातृभाषा से दूसरी भाषा सिखाई जाती है, लेकिन पहले द्वितीय भाषा का अनुवाद किया जाता है, फिर पहली भाषा किया जाता है ना। ये डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर लेकर आए, इसे भंडारकर विधि कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया हमने। इसमें तो मातृभाषा का प्रयोग होता है, उस भाषा सीखा जाए। यहाँ पूछ रहे किसी भी अन्य भाषा का माध्यम नहीं होना चाहिए, संस्कृत में संस्कृत माध्यम का होना चाहिए। है प्रत्यक्ष विधि नहीं है, पाठ्यपुस्तक विधि नहीं है, इसे प्रत्यक्ष विधि कहेंगे, ऊपर हमने पढ़ ली है, जिसे निर्बाध विधि, सुगम विधि, डायरेक्ट मेथड कहते हैं मित्रों।
इसका क्या होता है, माध्यम से माध्यम, डायरेक्ट मेथड, यानी कि सीधा ही प्रत्यक्ष रूप से इसमें शिक्षा दी जाती है। संस्कृत की देनी है किसी भी बिना माध्यम के, है ना, तो बिल्कुल संस्कृत की संस्कृत में ही देंगे मित्रों ना, संस्कृत की शिक्षा संस्कृत विषय में ही देंगे, ये होता है माध्यम मित्रों, है ना। मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पे वर्जित हो जाता है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13वां। प्रश्न संख्या 13वां, प्रश्न संख्या 13वां देखिए मित्रों, बालाह यानी कि बालक सार्थक लेखने निपुणा भवेयु, कि जो बालक होता है वो अर्थ सहित अच्छा लिखने में निपुण होते हैं, ठीक है। इति अस्मात् पूर्वम, इससे पहले आवश्यक है कि चित्रकला, आकृति निर्माण आदि भी गतिविधि भी तेसाम रिक्तिस्थान विकास है सम्यक भवेत। लिखा है कि बालक है सार्थक लेखन में निपुण होते हैं, ठीक है। इससे पहले यह आवश्यक है कि चित्रकला का निर्माण, आकृतियों का निर्माण आदि गतिविधियों का निर्माण करना ना, चित्र बनाना, आकृतियाँ बनाना ना, ये पहला काम है। उसके बाद बालक अच्छी तरह से लिखने में निपुण होते हैं ना। तो ये जो पहला काम है पूछा है, ये बालक के किस प्रकार का विकास का अच्छी तरह से होता है। सुरक्षात्मक, ये सुरक्षा है नहीं। संज्ञानात्मक, क्या इसमें संज्ञान, स्मृति, मस्तिष्क का प्रयोग हो रहा है, ये भी नहीं। चित्र बनाना, चित्र आकृति भावात्मक, हृदय संबंधित नहीं है भावनाओं से। ये मित्रों गत्यात्मक, मांसपेशियों से, है ना। गत्यात्मक या क्रियात्मक है, हाथों का प्रयोग हो रहा है, मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, इससे चित्र बनाने मांसपेशियाँ लचीली मजबूत हो जाती है, फिर जिससे बालक सार्थक लेखन में निपुण हो जाते हैं। अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 3 सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 14वें के लिए। प्रश्न संख्या 14वां है मित्रों, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। सीटेट में एक बार प्रश्न ये पूछ लिया गया है कि षष्ठ कक्षा, देखिए विशेष रूप से पूछा, ऐसे प्रश्नों पर गौर ध्यान देना। षष्ठ कक्षा या पंच कक्षा यानी कि 6वीं कक्षा का एक छात्र एक पाठ को पढ़ता है, यस्मिन जिसमें स एकस्य शब्दस्य अर्थम न जनार्थी तदात्यन। एक 6वीं कक्षा का बालक है, वो एक पाठ पढ़ता है, उसमें वो एक शब्द का अर्थ नहीं जानता, तो क्या करना चाहिए, तो उसे शिक्षक को पूछ लेना चाहिए? नहीं। शब्दकोश, एक शब्द के लिए शब्दकोश देखना चाहिए, ये भी नहीं है। उस शब्द को छोड़ देना चाहिए, उसका तिरस्कार करे, उपेक्षित नहीं। बुद्धिमतिया अनुमयम, बुद्धिमता से, उसके पास बुद्धि है, एक ही शब्द को तो अर्थ नहीं जान रहा ना, तो बुद्धिमता से उसको क्या करना चाहिए, अनुमयम, अनुमान करने योग्य होना चाहिए। जैसे मैं हूँ, अब मेरा देख लो, मैंने ये प्रश्न पढ़ा, इसमें मान लीजिए मुझे किसी का इस शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है ना, तो मैं पता लगा सकता हूँ ना, अनुमान कर सकता हूँ। कैसे कि 6ठी कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है, वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता, तब क्या करें ना, तो इसमें मैं अनुमान लगाऊंगा कि एक पाठ पढ़ता है जिसमें, यस्मिन है ना, जिसमें या उसमें वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता ना, तो बुद्धिमत्ता से अनुमेय कर सकते हैं, अनुमान करने योग्य हो जाता है। विकल्प 3 सही है प्रश्न संख्या 14वें में। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न संख्या 15वें में। प्रश्न संख्या 15वां देखिए, चित्रमय पुस्तका नाम पठनम नाम। चित्रमय पुस्तक होती है ऐसी पुस्तक जिसमें चित्र बने हुए हैं, उसको पढ़ना, ये क्या कहलाता है? उसको पढ़ना। विभिन्न वर्ण है से विद्यार्थी नाम परिचय, वर्ण से संबंधित है ही नहीं, ये तो चित्र से संबंधित है ना, ये विकल्प कटा दो। कि चित्रमय पुस्तक पढ़ने से विद्यार्थी विभिन्न वर्णों से परिचय होता है, गलत है। फिर चित्र निर्माणार्थम प्रोत्साहनम, ये भी गलत है। कि ऐसी पुस्तक जिसमें चित्र बने हुए हैं ना, जैसे चित्र बने हुए, उन चित्रों को देखकर क्या और चित्र का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता? नहीं। और उन चित्रों को देखकर आनंद की अनुभूति करी जाती है? नहीं, है ना। इस हिसाब से वो चित्र की पुस्तक है ना, अपने सब्जेक्ट में नहीं चलाएंगे सिलेबस में ना। लिखा है कि चित्र नाम, वो जो चित्र है वो चित्र क्या करवाते हैं, वो बोधन करवाते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह समझा रहे हैं, उसकी परिभाषा समझा रहे हैं, उसकी व्याख्या, विश्लेषण, टिप्पणी समझा रहे हैं ना, इनमें सहायता करता है, वो चित्रमय पुस्तक कहलाती है मित्रों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 15वें में। तो दोस्तों ये थे आज के जो संस्कृत टीचिंग मेथड्स हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, उनके संस्कृत के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीट सीटेट यूपीटेट एग्जाम के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर स्कोर कमेंट कीजिए मित्रों, कितना 15 में से आपका स्कोर रहा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।